अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पैटर्न लैंग्वेजेस एज अ सोर्स ऑफ डीएसएल, एमडीएसटी, डाटा ड्रिवन डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेटर्स, एमडीएसटी एंड अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेटा मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे आज के टॉपिक्स होंगे जी। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी पैटर्न लैंग्वेजेस एज अ सोर्स ऑफ डीएसएल, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। ये क्या चीज है जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पैटर्न लैंग्वेजेस यूज अ कलेक्शन ऑफ पैटर्न्स टू डिस्क्राइब अ पोटेंशियली complex design or architecture. Such a collection of pattern is highly structured and dependencies among the patterns are clearly defined. Usually they have to be read in sequence because a specific pattern builds on its predecessor. पैटर्न लैंग्वेजेस हमारे पास क्या कर रही होती हैं जी, ये कलेक्शन ऑफ पैटर्न्स को यूज कर रही होती हैं ताकि हम किसी डिजाइन को, कॉम्प्लेक्स डिजाइन को या आर्किटेक्चर को क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके। यानी पैटर्न हमारे पास क्या होता है, पैटर्न हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं जो हम पास्ट में यूज करते हुए आ रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को। यानी प्रॉब्लम और सोल्यूशन का ना ये पेड़ बने हुए होता है। तो पैटर्न लैंग्वेज क्या कर रही होती है, इनको यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स डिजाइन और जो आर्किटेक्चर होता है उसको डिस्क्राइब कर रही होती है। और ये हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ पैटर्न है ये क्या होती है, ये हाई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है और इनके दरमियान जो डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं उनको क्लियरली डिफाइन किया गया होता है। यानी एक पैटर्न जो है वो अपने से लास्ट वाले पैटर्न पर डिपेंड कर रहा होगा, या एक्स पैटर्न जो है वो वाई पर डिपेंड कर रहा है, वाई जी पर डिपेंड कर रहा है। तो इनकी डिपेंडेंसी वगैरह जो होती है वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं। और ये किस फॉर्म में होता है, इनको हम सीक्वेंस फॉर्म में रीड करते हैं, क्योंकि बाद ऐसा होता है कि जो एक पैटर्न होता है वो अपने से लास्ट वाले पैटर्न पर, जिसे हम प्रीडिसेसर कहते हैं, उस पर ना डिपेंड कर रहा होता है। The pattern language helps you identify key concepts you might need to represent in DSL, such as invoker, interfaces, object identification, client and server request handler, life cycle alternatives such as lazy eager acquisition, pooling and leasing, asynchronous communication using fire and forget, synchronous with सर्वर, पूल ऑब्जेक्ट एंड रिजल्ट कॉलबैक्स। ये क्या है, ये इसके डीएसएल के कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं। पैटर्न्स लैंग्वेजेस एज अ सोर्स ऑफ डीएसएल के बाद हमारे पास आ जाता है जी एमडीएसटी, डाटा ड्रिवन डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेटर्स। ये क्या चीज है? In data-driven development, essential part of application functionality are defined using data structures that are read and interpreted by a framework. Traditionally, these data structures are defined in a relational database that also stores the application data. डाटा ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या हो रहा होता है जी, इसमें जो हमारा जरूरी हिस्सा होता है एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी का, वो हम कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं जी, उसको हम डाटा स्ट्रक्चर्स की मदद से ना डिफाइन कर रहे होते हैं। और जो हमारा फ्रेमवर्क होता है वो उसको, वो जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, उनको हमारा फ्रेमवर्क जो होता है वो रीड कर रहा होता है और इंटरप्रेट कर रहा होता है, उनसे नॉलेज जो है, जो इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर रहा होता है। ट्रेडिशनली जी हम इन जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम ना रिलेशनल डेटाबेस में डिफाइन कर रहे होते हैं, और जो हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड डाटा वगैरह होता है वो भी ना हम इधर स्टोर कर रहे होते हैं। विद डाटा ड्रिवन अप्रोच you can change the application dynamically without the need of regenerated and restart. यानी आप जो अपनी एप्लीकेशन को डायनेमिकली जनरेट कर सकते हो बगैर रीस्टार्ट किए अपने सिस्टम को या रीजनरेट किए। यानी सिस्टम को रीस्टार्ट या रीजनरेट किए बगैर ना हम अपनी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं।
इसमें ये नहीं है कि अगर हमने एप्लीकेशन को चेंज करना है, उसमें चेंजेस वगैरह लाए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा या रीजनरेट करना पड़ेगा अपने कोड को। ये इसमें कोई नहीं है जी, हम एप्लीकेशन को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं विदाउट रीस्टार्टिंग या रीजनरेटिंग। परफॉर्मेंस माइट बी स्लाइटली वर्स बिकॉज ऑफ द फ्रेमवर्क ओवरहेड, यानी फ्रेमवर्क के ओवरहेड की वजह से ना परफॉर्मेंस हमारी इसमें थोड़ी सी जो है वो कदरे बुरी हो सकती है, वर्स हो सकती है। वैसे इसमें हमारा कोई ड्रॉबैक नहीं है। If your platform such as J2EE requires the presence of specific artifacts such as deployment descriptors in order to take advantage of specific platform features such as security, you might be required to actually generate these artifacts। यानी क्या होगा जी, इन आर्टिफैक्ट को आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा, ये आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे। MDST डाटा ड्रिवन डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेटर्स के बाद हमारे पास आ जाता है जी MDST एंड अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। An iterative incremental process is a strongly ally of MDST, and strict time boxing help to implement the feedback loop between architecture development and application development smoothly. One of the highest priority in agile software development is the development of runnable software that can be validated by both stakeholders and end user, and it is also in MDST। अच्छा, इसमें ये बात हो रही है जी कि जो हमारा अजाइल प्रोसेस है, आइटरेटिव या इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, वो क्या है जी, हमारे MDST का स्ट्रॉन्ग अलाई है, उसका इत्तेहादी है, उसका पार्टनर है, या ये कह सकते हैं कि उसी की जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट उसका हामी है। यानी इसमें हम क्या करेंगे जी, टाइम बॉक्सिंग हमारी क्या होती है जी, स्ट्रिक्ट होती है। अजाइल अप्रोच में हमने ना टाइम बॉक्स टाइम पीरियड को फिक्स कर रखा होता है कि इतने टाइम के बाद हम ना नई आइट्रेशन लाएंगे। वो क्या करती है जी, उसमें हमारे पास जो फीडबैक आ रहा होता है, कहाँ से आ रहा होता है, हमारे यूजर होता है, हमारे कस्टमर होता है, वो ना हमें साथ साथ चीजें बता रहा होता है कि यहाँ अगर आप ऐसे कर दिया, उसको हमने दिखाया, प्रोटोटाइपिंग करके दिखाई है, तो ना हमें फिर अपना फीडबैक देता है। तो क्या करते हैं जी, हम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट और जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है उसके दरमियान हम क्या कर रहे होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उस फीडबैक को। और वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि हम ना रनेबल जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको डिलीवर करें, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे एंड यूजर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, जिनके लिए हम अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, वो क्या करें जी, उन सिस्टम्स को, उन जो है हमारा सॉफ्टवेयर है उसको वैलिडेट करें। यानी अगर हम अजाइल अप्रोच यूज कर रहे हैं, हमने कस्टमर को जो जो हमारा एंड यूजर है उसको हमने अपने साथ मिला रखा है, उससे फीडबैक दे रहे हैं, तो बेसिक चीज है, कॉमन चीज है कि एट द एंड वो ना जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी उससे वो एग्री कर रहा होगा, वो उसको ये जो है उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगी। MDST में क्या होता है जी, MDST में भी हम यही अप्रोच लेकर चलते हैं कि जो हमारा एंड यूजर है उसका गोल अचीव होना चाहिए। MDST encompasses a number of techniques and methods that enable the use of principles in agile software development in complex projects. These techniques force agile requirement management and regular validation of software under construction। अच्छा, ये वही सारी बातें हैं जी। MDST क्या है जी, ये अजाइल अप्रोच को लेकर चल रहा होता है। कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो होता है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, आइट्रेशन बाय आइट्रेशन इंक्रीमेंटल फॉर्म में ना उसको डेवलप कर रहे होते हैं, फीडबैक ले रहे होते हैं अपने यूजर से, जो हमारा कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है, उसको साथ साथ फीडबैक लेकर चल रहे होते हैं, उसको साथ मिला कर रखते हैं। टेक्निक्स वगैरह यूज करते हैं, अजाइल टेक्निक्स यूज करते हैं किस लिए जी, रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, और सॉफ्टवेयर जो हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको वैलिडेट करने के लिए। The Agile Manifesto and MDST।
We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value. यानी ये हम क्या कर रहे हैं जी, हम better ways को explore कर रहे हैं, खुद भी रास्ता वो देख रहे हैं जिससे बेहतर वे में हम सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट कर सकते हैं और दूसरों को भी हम गाइड कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इससे हमें क्या चीजें हासिल हो रही हैं, किन बातों का हमें पता चल रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हमें ना डिस्कवर हो रही हैं। नंबर 1 जी, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। यानी हमने क्या करना है जी, हमने अपनी टीम को, जो हमारे पीपल हैं जो काम कर रहे हैं, एक्सपर्टीज वगैरह हैं, उनको तो ज्यादा अहमियत देनी है बनिस्बत किसके जी, प्रोसेसेस और टूल्स के। यानी जो वो चेंजेस करना चाह रहे हैं, जैसे वो डिजाइन करना चाह रहे हैं, आर्किटेक्चर एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है जी, हमने प्रेफरेंस किसे देनी है, अपनी टीम को देनी है। प्रोजेक्ट टीम जो हमारी है, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं जो प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। यानी एक क्या थी, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म थी, डिजाइन बने हुए थे, जो हमने ना आर्किटेक्चर वगैरह बना रखे थे अपनी एप्लीकेशन के, उस पर किसको फोकस देनी है जी, हमने वर्किंग सॉफ्टवेयर को, रनेबल कोड को, एग्जीक्यूटेबल कोड को हमने ना फोकस देनी है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारे पास, वर्किंग सॉफ्टवेयर हमारे पास इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन की निस्बतन। तीसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है जी, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। यानी एक क्या काम किया था हमने, जब हम सॉफ्टवेयर बनाने लगे थे, जब हमारे पास कस्टमर आया था, हमारा क्लाइंट आया था, तो हमने ना उससे रिक्वायरमेंट्स वगैरह रिटर्न फॉर्म में ले ली थी, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। क्या हमारा ये बात डिसाइड हुई थी कि ये फंक्शनैलिटी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बदले में इतनी आप जो है ना मुझे कॉस्ट सॉफ्टवेयर की मुझे देंगे। तो हमने क्या करना है, हमने कस्टमर कोलैबोरेशन से काम लेना है, कस्टमर को साथ लेकर चलना है। अगर वो चेंजेस करवाना चाह रहा है अपने सॉफ्टवेयर में, अपनी रिक्वायरमेंट में जो उसने पहले से हमें बता रखी है, तो हमने ये नहीं करना कि भाई हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें लिख दी गई हैं उसके अलावा हमने कोई काम करना ही नहीं है, कोई चेंजिंग को एड्रेस करना ही नहीं है। तो ये काम नहीं करना हमने। जो हमारा कस्टमर कह रहा है, जो चेंजिंग जो करवाना चाह रहा है, तो हमने क्या करना है, कस्टमर की चेंजेस को एड्रेस करना है। चौथी चीज हमारे पास क्या आ गई है जी, रिस्पोंडिंग टू चेंज और फॉलोइंग अ प्लान। ये हमारी यही बात आ जाएगी जो हम कस्टमर को साथ लेकर चले हैं, क्योंकि कस्टमर से चेंजिंग्स ला रहा है, तो हमने क्या करना है, चेंजिंग्स को, उन जो चेंज आ रहे हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स में, तो उनको हमने एड्रेस करना है, बजाय इसके कि हम वाटरफॉल अप्रोच को लेकर चले। वाटरफॉल में क्या होता था, फेज बाय फेज हम चलते थे, एक काम जो हो गया उसके लिए हमने दोबारा वापस नहीं जा सकते थे, तो हमने ये काम नहीं करना। अजाइल टेक्निक्स में ना हमारे पास ये दो टेक्निक्स हैं, पेयर प्रोग्रामिंग की और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की। इनको ना एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। पेयर प्रोग्रामिंग is a technique that is mostly known from the extreme programming field, in which two developers share one terminal and implement the application together. The advantage is that errors are quickly detected because one of the developer implements the details while the other has the overall concept in mind and recognize errors. अच्छा, पेयर प्रोग्रामिंग में हमारे पास हो क्या रहा है, हमने ना दो या दो से ज्यादा प्रोग्रामर्स को बिठा रखा है, जो जिनकी फील्ड एक ही है, जिनकी एक्सपर्टीज ना एक ही चीज में है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम जावा पर काम कर रहे हैं तो एक हमने जावा का बंदा बिठा रखा है और दूसरा हमने ना पीएचपी का बंदा बिठा रखा है। तो ये नहीं होना चाहिए, दोनों की फील्ड क्या होनी चाहिए, दोनों सेम फील्ड के हो। इसमें क्या होगा जी, एक बंदा जो है डेवलपमेंट कर रहा है, कोड को लिख रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, और दूसरा बंदा क्या कर रहा है, उस कोड को देख रहा है, उस इम्प्लीमेंटेशन को देख रहा है, उसमें से ना एरर्स को डिटेक्ट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है एरर को। इससे क्या फायदा होगा जी, जैसे जैसे एरर आता जाएगा वो एरर रिकॉग्नाइज होता जाएगा और उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम सही कर देंगे, एरर रिमूव कर देंगे उस कोड में से। तो इससे हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो आसानी से हम
डेवलप कर सकेंगे। दूसरी टेक्निक है जी हमारे पास टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, इसको हम टेस्ट फर्स्ट भी कह सकते हैं, टेस्ट फर्स्ट के नाम से भी जानी जाती है। The idea here is to first implement test, then develop the application against them until all the test passes. इसमें हमने क्या करना है, छोटा सा कोड लिखना है, फिर उसको टेस्ट करना है, उसको रन करके देखना है कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। अगर कोई एरर आ रहा है तो हमें क्या करना है जी, उसको रिमूव करना है। अगर एरर नहीं आ रहा तो हमने उसको ओके कर देना है। अच्छा, ये वैसे ही है जैसे हम ना यूनिट या मॉड्यूलर अप्रोच को लेकर चलते हैं। छोटे छोटे पीसेस में हमने कोड को क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद हमने ना उनको एक जगह इंटीग्रेट कर दिया। जो टेस्ट पास कर चुके थे हमारे मॉड्यूल या चंक्स वगैरह जो थे कोड के, जो हमने छोटे छोटे पीसेस बना रखे थे, चंक्स बना रखे थे, जो वो टेस्ट पास कर चुके थे, तो हमने ना उनको इंटीग्रेट कर दिया और उनको एक एप्लीकेशन की फॉर्म देगी। मेटा मॉडलिंग, व्हाट इज मेटा मॉडलिंग? ये क्या चीज है, कैसे यूज होती है, किन किन जगह पर हमें इसकी जरूरत होती है जी? मेटा मॉडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी मेटा मॉडलिंग क्या है जी? ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है, जो हम डेवलप कर रहे हैं थ्रू मॉडल, उसका जो है ना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बल्कि हम ये कह लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारी जो हमारी कहानी चलनी है एमडीएसटी में वो मेटा मॉडलिंग से चलनी है। मेटा मॉडलिंग knowledge is needed for dealing with the following MDST challenges। यानी मेटा मॉडल क्या है जी? मेटा मॉडलिंग की जो नॉलेज है वो हमें क्यों जरूरत है जी? किन कामों को, किन चैलेंजेस को सरंजाम देने के लिए हमें इसकी जरूरत है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, डीएसएल। अच्छा, कौन कौन से वो पॉइंट हैं जी, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जहां हमें मेटा मॉडलिंग की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए हम मेटा मॉडलिंग को एक्सप्लेन करेंगे, उससे हम हेल्प लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि मॉडल वैलिडेशन। यानी एक जो मॉडल होगा बना हुआ, उसको वैलिडेट करने के लिए हम कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन आएगी, हमें नॉलेज कहाँ से गेट होगा? हमने मेटा मॉडलिंग का यूज करना है उस मॉडल को वैलिडेट करने के लिए। अच्छा, दूसरे नंबर पर है जी मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब एक मॉडल से हम दूसरे मॉडल में आएंगे तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी जिनको ना हमने फॉलो करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है। वो कहाँ से हमें नॉलेज आएगा, इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? मेटा मॉडलिंग हमें प्रोवाइड करेगी वो इंफॉर्मेशन। बिटवीन टू मेटा मॉडल्स, यानी मेटा मॉडल्स के दरमियान जो हो रही होगी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हो रही होंगी। कोड जनरेशन, जो हम मॉडल से कोड की तरफ जा रहे होंगे, वो कैसे हो रही होंगी, चीजें परफॉर्म हो रही होंगी, उनका नॉलेज कहाँ से आ रहा होगा? उनका नॉलेज हमें मेटा मॉडल से आ रहा होगा। वो हमें सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कर रहा होगा जिनको फॉलो करते हुए हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे, यानी मॉडल से कोड को जनरेट करेंगे। इसी तरह टूल इंटीग्रेशन होगी, उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें मेटा मॉडल की जरूरत होगी। मेटा मॉडल को, नॉलेज को, उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? टूल को इंटीग्रेट करेंगे। मेटा मॉडलिंग को फर्दर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या चीज है? मेटा मॉडल्स आर मॉडल्स दैट मेक स्टेटमेंट्स अबाउट मॉडलिंग। More precisely, a meta model describes the possible structure of models in an abstract way. It defines the construct of a modeling language and their relationships, as well as constraints and modeling rules in the context of MDSD. The domain-specific languages is defined by meta model. अच्छा, मेटा मॉडल क्या कर रहे होते हैं जी? हमें बेसिकली वो मॉडल के बारे में ना इंफॉर्मेशन दे रहे होती है, उनकी स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। मॉडल हमारे के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट वे में।
और ये क्या कर रहे होते हैं, मॉडल के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके कंस्ट्रेंट्स वगैरह को बारे में हमें बता रहे होते हैं। जो हमारे पास मॉडलिंग यूज है, मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो यूज हो रहा होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही होती है जी, उसके बारे में हमें मेटा मॉडल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन फॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे ये एक हमारे पास फिगर बनी हुई है, इसको देखें जी। मेटा मॉडल है जी, उसमें मेटा मॉडल एलिमेंट्स हैं, वो डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं जी, मॉडल को। मॉडल में क्या है जी, मॉडल के एलिमेंट्स हैं, वो डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं जी, वो हमारे डोमेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है जी, रियल वर्ल्ड एलिमेंट होते हैं। जो हम रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, प्रॉब्लम का जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही होती है उसको जो आप आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा होता है जी, मॉडल डिस्क्राइब कर रहा होता है। और मॉडल को कौन डिस्क्राइब कर रहा होता है जी, मेटा मॉडल डिस्क्राइब कर रहा होता है। ये बेसिक हमारे पास जो है ना, इसका फंक्शनैलिटी या इसका कॉन्सेप्ट आप कह लें, मेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। The four meta levels of OMG, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के चार मेटा लेवल्स क्या क्या है जी हमारे पास, वो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम कहते हैं जी M0, M1, M2, M3। M0 हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इंस्टेंसेस है। M1 क्या है, मॉडल है। M2 क्या हमारे पास मेटा मॉडल है। M3 क्या है, मेटा मेटा मॉडल है हमारे पास। अच्छा, M3 से हम स्टार्ट करते हैं जी। M3 जो है, मेटा मेटा मॉडल्स क्या है जी, वो डिस्क्राइब खुद को कर रहे होते हैं, और वो जो मेटा मेटा मॉडल होता है वो मेटा मेटा मॉडल का ही इंस्टेंस होता है। जबकि मेटा मेटा मॉडल डिस्क्राइब किसको कर रहा होता है जी, मेटा मॉडल को डिस्क्राइब कर रहा होता है। और मेटा मॉडल इंस्टेंस किसका है जी, मेटा मेटा मॉडल का इंस्टेंस है। और जो M2 है, जो हमारे पास मेटा मॉडल है, वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है जी, वो हमारे M1 को यानी मॉडल को डिस्क्राइब कर रहा होता है। यानी हमारा मॉडल जो है वो इंस्टेंस है मेटा मेटा मॉडल का। जबकि M1 जो हमारा मॉडल है वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है जी, वो M0 को यानी इंस्टेंसेस को डिस्क्राइब कर रहा होता है। और जो इंस्टेंसेस होती हैं वो कहाँ से डेवलप हो रही होती है, किस चीज की इंस्टेंस होती है, वो हमारे मॉडल की इंस्टेंस होती है। ये हमारे पास चार लेवल है, मेटा लेवल है हमारे पास किसके जी, OMG ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने ये डिफाइन किए हैं हमारे पास। मेटा लेवल वर्सेस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये क्या चीज है जी, थोड़ा इस पर रोशनी डालते हैं। मॉडल्स कैन हैव डिफरेंट रिलेशनशिप्स टू ईच अदर, यानी मॉडल जो होते हैं उनमें आपस में क्या होती है जी, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती है। फॉर एग्जांपल, एक्स मॉडल की वाई मॉडल के साथ जो रिलेशनशिप होगी वो डिफरेंट होगी, और एक्स मॉडल की जो जी मॉडल के साथ रिलेशनशिप होगी वो डिफरेंट होगी। Meta relationship, which states that the meta model define the concept with which a model can be created. अच्छा, मेटा रिलेशनशिप क्या है जी, ये स्टेट कर रही है जी, ये बता रही है हमें कि मेटा मॉडल डिफाइन करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। कौन से कॉन्सेप्ट जी, जिनके साथ हम मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। यानी जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कौन डिफाइन करता है, मेटा मॉडल डिफाइन करते हैं। On the other hand, model can also be located on different abstraction level even though they are located on the same meta level. यानी जो मॉडल्स होते हैं अगर वो एक मेटा लेवल पर लोकेट कर रहे हैं, एक मेटा लेवल है उनका, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका फिर एब्स्ट्रैक्शन लेवल भी एक हो। यानी एक मेटा लेवल पर होते हुए उनका एब्स्ट्रैक्शन लेवल क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ये था जी हमारे पास मेटा लेवल वर्सेस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। MOF and UML, Meta Object Facility and Unified Modeling Languages।
UML existed before the MOF, यानी जो हमारे पास UML है वो MOF से मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी से पहले से एग्जिस्ट कर रही है. UML was originally not formally defined, that is, it was defined purely verbally. MOF model is the complete syntax of UML. MOF contain a number of model elements that are also present in UML. यानी हमारे पास MOF क्या है, मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी क्या है जी, ये कंक्रीट फॉर्म है, कंक्रीट सिंटैक्स है हमारे पास UML का, और ये क्या कर रही है जी, नंबर ऑफ मॉडल एलिमेंट्स को कंटेन कर रही है जो कहाँ होते हैं जी, UML को प्रेजेंट कर रहे होते हैं. अच्छा, हमारे पास ना एक ये फिगर बनी हुई है जिसमें M1, M2, M3 की मदद से ना हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं. M1 क्या चीज है, M2 क्या चीज है और M3 क्या चीज है, ये हमने जो अभी देखे थे ना पीछे मॉडल, मेटा मॉडल लेवल, ये वो चीजें हैं हमारे पास. अच्छा, M1 पर हमारे पास क्या है जी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल है और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल है. ये किस चीज का इंस्टेंस है जी, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मेटा मॉडल का, और PIM है जी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल का, जो हमारा मेटा मॉडल था उसका ये इंस्टेंसेस है. जबकि PIM मेटा मॉडल और PSM मेटा मॉडल किसके इंस्टेंसेस है जी, हमारे पास ये MOF के मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी के क्या है, ये उसके इंस्टेंसेस है. जबकि एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास कैसे है जी, PMS जो है वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, PIM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है जी हमारे पास, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल का जो था ना मेटा मॉडल, वो हमारे पास इसकी एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म है. ये थोड़ा सी हमारे पास है मेटा वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट का जो है ये फिगर बनी हुई है. Extending UML unified modeling languages. To carry out this extension, there are three options. इसके extension को perform करने के लिए हमारे पास क्या है जी, तीन option है, ये इनको देख लेते हैं. Extension based on UML formal meta model, यानी ये क्या कर रही है जी, हमारे formal meta model जो UML का था उस पर base कर रही है. Extension using stereotype profile by means of UML1.x, और तीसरा हमारे पास है जी एक्सटेंशन यूजिंग स्टीरियोटाइप्स प्रोफाइल्स बाय मींस ऑफ UML2. ये हमारे पास तीन वेज हैं जी, तीन ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से ना हम UML को एक्सटेंड कर सकते हैं. मेटा मॉडलिंग एंड OCL, ये क्या चीज है जी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. OCL is the abbreviation of Object Constraint Language. This is a side effect free declarative language for the definition of constraints such as modeling rules of MOF based modeling languages. Let's assume we have a UML model that contains an association between people and car, as shown on next slide. A person can either have the role of driver or passenger. While everyone can be a passenger, driver must be by definition at least 18 years old and hold a driving license. How can we express this in UML? We discuss in the next slide how we can express this in a UML form. बेसिकली जी हमारे पास OCL क्या है जी, एब्रिविएशन है हमारे पास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेजेस का. ये हमारे पास साइड इफेक्ट फ्री लैंग्वेजेस है जी, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, डेफिनेशन प्रोवाइड करती है किससे रिलेटेड जी, कंस्ट्रेंट से, जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनसे रिलेटेड, सच एज मॉडलिंग रूल फॉर MOF बेस्ड मॉडलिंग लैंग्वेजेस. अच्छा, हमने ना एक UML लैंग्वेज UML डायग्राम बनाई है, वो नेक्स्ट स्लाइड पर है. उसके सिनेरियो को इधर डिस्कस किया गया है कि एसोसिएशन होगी थी पीपल और कार के दरमियान में.
और जो होगा पर्सन जो है वो पैसेंजर भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है। पैसेंजर कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। जबकि जो ड्राइवर है ना उसके लिए 18 साल का होना जरूरी है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अच्छा, ये जो सारी ये कहानी है इसको ना हमने नेक्स्ट स्लाइड में फिगर बना रखी है, उसमें डिस्कस किया हुआ है। ये है जी हमारे पास फिगर जिसे हम बोल रहे थे, सैंपल मॉडल टू इलस्ट्रेट ओसीएल। इस फिगर में आप देख सकते हैं जी, एक कंपनी है, एक हमारे पास कार है, पर्सन है, और इनके दरमियान जो चीजें एसोसिएशन वगैरह हैं वो हम लास्ट स्लाइड पर जो है ना उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक कार है जी, कार को क्या है जी, कार और पर्सन का रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है। पैसेंजर भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है। पैसेंजर है तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी हमारे पास, और ड्राइवर था तो उसके लिए ना हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शंस थी, कंस्ट्रेंट थे। एक तो उसकी एज था, एज 18 होनी चाहिए, और प्लस उसके पास क्या था जी, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये पर्सन क्या हो सकता है जी, कंपनी का एम्प्लॉय वगैरह हो सकता है, पोटेंशियल ड्राइवर वगैरह हो सकता है। ये क्या था, ये वो सारा सिनेरियो था जो हमने ना लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया है, उसकी ये हमने यूएमएल डायग्राम बना रखी है। मेटा मॉडलिंग एंड ओसीएल के बाद हमारे पास आ जाता है जी मेटा मॉडलिंग एंड बिहेवियर। ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। Behavior in the context of meta modeling is interesting in two respects. ऐसे दो तरह से ये इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, देखते हैं। On one hand, behavior can be hidden in the meta model meaning। यानी एक तरफ क्या है जी, वो जो हमारा बिहेवियर था वो मेटा मॉडल्स की जो मीनिंग थी, जो सेट ऑफ रूल्स थे हमारे पास, वो जो चीजें कन्वे कर रही थी, उनमें हमारा बिहेवियर छुपा हुआ था। यानी उनको उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर हमारा सिस्टम जो क्या था, बिहेव कर रहा था मॉडल। While on the other one can use meta modeling to make behavior modeling explicit, accessible, for example, in the form of activity and state डायग्राम। यानी दूसरा सूरत क्या थी कि जो हम हमारे डायग्राम्स वगैरह बनाते थे, जैसे हम अपने सिस्टम की एक्टिविटी डायग्राम बनाते थे, उसमें क्या होता था कि वो हमारा वर्क फ्लो को आइडेंटिफाई कर रही होती थी, बिहेवियर को बता रही होती थी। किस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा वो किस फॉर्म में चला जाएगा। और यहाँ हमारे पास स्टेट डायग्राम थी। ये हमारे क्या थे कि दो एस्पेक्ट्स थे, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स थे हमारे उसके बिहेवियर के वाटर मॉडलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। लास्ट टॉपिक है जी हमारा पिटफॉल्स इन मेटा मॉडलिंग। यानी जो भी चीज होती है हमारे, जिसके हमारे पास फायदे होते हैं, उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। इसी तरह मेटा मॉडलिंग के भी कुछ पिटफॉल्स हैं। वो क्या है जी, हमारे पास इंटरफेसेस, डिपेंडेंसीज, आईडीज, प्राइमरी कीज, मेटा लेवल एंड इंस्टेंस ऑफ। इनको ना थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम। इंटरफेसिंग में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है जी, यू विश टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट इंस्टेंसेस ऑफ अ मेटा क्लास एंटिटी मस्ट इंप्लीमेंट अ सर्टेन इंटरफेस। जबकि इसमें आप क्या करते हो जी, आप रॉन्ग सॉल्यूशन को अप्लाई कर देते हो, तो ये हमारा क्या बन जाता है जी, ये हमारा पिटफॉल बन जाता है। उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंसी में प्रॉब्लम आती है जी, यू वांट टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट कंपोनेंट कैन डिपेंड ऑन इंटरफेसेस बिकॉज़ दे इन्वोक देयर ऑपरेशन। जबकि मेटा मॉडल को यूज करते हुए आप क्या कर देते हो जी, इसका इनकरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हो, तो ये क्या बन जाएगा, पिटफॉल बन जाएगा। इसी तरह आईडीज में क्या प्रॉब्लम होती है जी, हमारे पास entities must have exactly one attribute with the name ID of type string. This represent the identifying attribute or the primary key। जबकि आप क्या करोगे, मेटा मॉडल को यूज करोगे, लेकिन वो क्या होगा जी, इनकरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा जी, तो हमारे पास पिटफॉल बन जाएगा। इस तरह प्राइमरी की में हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, ऑल इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी मस्ट हैव अमंग देयर एट्रीब्यूट एग्जैक्टली वन of the type entity primary key। Here
entity primary key is a specialization of the data class attribute. जबकि हम इसमें क्या करेंगे जी, हम इसमें इनकरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ये हमारा पिटफॉल होगा। ये क्या चीजें हैं जी, ये सारे हमारे पास ना फिर इसका मेटा मॉडल के हमारे पास पिटफॉल्स बन जाएंगे। अगर हम चीजों को करेक्टली यूज नहीं करेंगे, करेक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, इनकरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारे पिटफॉल्स में कंसीडर किए जाएंगे।